हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 14 जो है आपका कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में बात करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी आइडिया को एक्सचेंज कर रहे होते हैं या अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस। देखो, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बताओ पूरा। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है इसका, तो वहाँ पे आप इसको लिख के आओगे अच्छे से। तो क्या प्रोसेस होता है आपका, वो देखो। सबसे फर्स्ट होता है आपका कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका फर्स्ट आता है कम्युनिकेटर, या फिर सेंडर भी बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ पे वो पर्सन होता है जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है अपने फैक्ट्स को या जो भी उसकी बात है उसको किसी और तक बताने का, जो मैसेज सेंड कर रहा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर या फिर सेंडर। अब उसके बाद आता है देखो आपका मैसेज। अब वो तो सेंडर तो पर्सन बन गया कि हाँ मैं सेंडर हूँ, मतलब मैं आगे मैसेज सेंड करूँगा, लेकिन आगे उसके पास भेजने के लिए कुछ मैसेज भी तो होना चाहिए ना। तो जो भी बात वो सोच रहा होता है, ठीक है, कोई भी बात हो सकती है उसकी मन की, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो जो भी सोच रहा है आगे किसी और को बताने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मैसेज। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका एनकोडिंग। अब उसने सोच लिया कि हाँ मेरे को ये मैसेज आगे भेजना है, लेकिन उसके सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा ना। उसने जो सोचा है उसको किसी तरह या तो लिख के बताएगा सामने वाले को, या बोल के, या कैसे भी, तो वो उसको एनकोड करता है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में उसको एनकोड करता है, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीडियम। मीडियम में क्या होता है, देखो अब उसने सोच लिया ये मैसेज भेजना है, फिर उसने अपनी लैंग्वेज में उसको एनकोड कर लिया। उसके बाद बात आती है कि अब वो मैसेज आगे कैसे डिलीवर करेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के द्वारा मतलब वो डिलीवर करेगा, कोई मीडियम होगा, कोई मीडिया होगा उसका। ठीक है, जैसे कि वो या तो टेक्स्ट मैसेज आपको भेज सकता है, फ़ोन कॉल करके आपको बता सकता है, फैक्स भेज सकता है आपको, कोई एग्रीमेंट बनवा के या फिर पेपर पे लिख के भेज सकता है। ठीक है, या फिर आपसे सामने आके मिल सकता है। ठीक है, फेस टू फेस आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता है। कई सारे मतलब यहाँ पे मोड्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है, कि वो किस तरीके से आप तक वो मैसेज पहुँचा रहा है। उसके बाद आता है डिकोडिंग। अब उसने मीडियम भी सिलेक्ट कर लिया कि सपोज़ करो उसने टेक्स्ट के द्वारा आपको मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो अब वहाँ उसने अपनी लैंग्वेज में तो एनकोड कर लिया था। अब जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे उसे डिकोड करता है। मतलब रिसीवर अपनी लैंग्वेज में उसने जो भी मैसेज भेजा है सेंडर ने, उसको समझने की कोशिश करता है, डिकोड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन जिसको मैसेज रिसीव हुआ है आपका, ठीक है, सेंडर का, वो हमारा रिसीवर है। उसके बाद आपका लास्ट इसमें आता है फीडबैक। फीडबैक में देखो, सेंडर ने अपनी सारी बात सोच ली, एनकोड करके भेज दी है, रिसीवर ने भी उसको ले लिया, मतलब मैसेज को डिकोड कर लिया। उसके बाद अब उसने जो भी बोला है सेंडर ने, उस पर क्या रिस्पॉन्स देगा रिसीवर, उसे ही हम बोलते हैं फीडबैक। आपको किसी ने कुछ बोला और आप उस पर बोलने पे, जैसे आपको किसी ने बोला कि हाँ भाई तुम मेरे साथ गाना गाओ, ठीक है, आपने सुन लिया, ये मैसेज है एक तरीके का। उसके बाद में आप उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हो, मना कर देते हो कि मैं नहीं गाऊंगा, उसके साथ में उसको ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो वो आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो हमारा फीडबैक होता है। ये है हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है आपका चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर मतलब इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, तो देखो आपके बुक में ना एक चार्ट दिया हुआ था ये प्रॉपर, तो मैंने वहीं से लिया है इसको। आप एक बार चेक कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल से। इसको आगे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स के बेस पे आपका दो टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में वही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहाँ पे कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई भी बात बोलते हैं, या फिर टॉप मैनेजमेंट जो है वो कोई भी आप तक मैसेज पहुँचाना चाह रहा है, जो मतलब फॉर्मल एक कम्युनिकेशन होता है। आप
ठीक है, वही हमारा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी ओरल नहीं होता है, ये मोस्टली रिटर्न ही होता है। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड टाइप का इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जैसे कि एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं किसी भी पार्टी के रिगार्डिंग या कुछ भी, वो आपस में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जैसे लोग करते हैं, तो वो हमारा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आपका मोस्टली वर्बल होता है, बोल के किया जाता है। ठीक है, अब आता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो के डायरेक्शन पे फ्लो के बेसिस पे ना आपका 4 टाइप का होता है कम्युनिकेशन: हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है, जो मतलब एक ही लेवल पे आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, जिसमें देखो आपके ना मतलब 2 रैंक्स जो होते हैं, जैसे 2 मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी रैंक सेम है, दोनों ही मैनेजर हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। या फिर देखो 2 सबऑर्डिनेट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो उनका भी दोनों का रैंक सेम है, सबऑर्डिनेट्स हैं दोनों, तो आपस में वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो मतलब एक ही लेवल पे होता है। ठीक है, एक ही रैंक होती है वहाँ पे जो भी कम्युनिकेटर्स हैं उनकी। अब सेकंड आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें देखो नीचे से मतलब लो लेवल से टॉप लेवल तक कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसको बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, जैसे कि देखो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी वर्क रिपोर्ट फोरमैन को आगे देते हैं। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो जनरल मैनेजर्स को आगे अपनी रिपोर्ट देते हैं, या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपना आगे कम्युनिकेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, मतलब अपने से ऊपर, मतलब जिनकी रैंक हो उनके साथ जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, अपवर्ड जा रहा होता है टॉप लेवल की तरफ, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जस्ट अपवर्ड कम्युनिकेशन का अपोजिट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब टॉप लेवल से नीचे लो लेवल की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स के पास में, ठीक है, जनरल मैनेजर कोई भी अपना कम्युनिकेट कर रहा है नॉर्मल मैनेजर से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारा होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब आता है आपका एक डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, देखो 2 अलग अलग रैंक के जो पर्सन्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे, और ये नॉर्मली नहीं होता है इस टाइप का कम्युनिकेशन, कुछ स्पेशल केसेस में डायगोनल कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है। जैसे कि देखो कोई सबऑर्डिनेट है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पता चलता है जैसे ही कि कोई भी मैनेजर है फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो देखो जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको कहीं दिखते हैं या मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उनको जाके डायरेक्टली बता देता है। ठीक है, तो इन दोनों का देखो रैंक में बहुत फ़र्क है, ये लोग डायगोनली कम्युनिकेट करें। ठीक है, और ये नॉर्मली ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता है, बहुत स्पेशल केसेस में ही डायगोनल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आता है आपका बेस्ड ऑन मेथड यूज। ठीक है, मतलब मेथड्स आप किस टाइप के यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से देखो 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं: वर्बल, रिटन और गेस्चरल। वर्बल वही जहाँ पे आप बोल के सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो। रिटन वो होता है जिसमें आप लिख के कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, लिख के पेपर पे, फ़ोन पे, टेक्स्ट पे, कैसे भी, ठीक है। और गेस्चरल जहाँ पे आप अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, इशारों में आप बातें करते हैं जो, उसको बोलते हैं हम गेस्चरल कम्युनिकेशन। तो ये था आपका पूरा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के भी साथ, तो उस कम्युनिकेशन में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, रुकावट आ जाती है। बैरियर्स का मतलब यही है वहाँ पे रुकावट आना, ठीक है, कम्युनिकेशन में कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम आना, उसे हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखो कई टाइप के बैरियर्स आ सकते हैं आपका, जैसे आप कई बार फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे होते हो किसी से, आपको सामने वाले की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है या फिर ब्रेक हो रही होती है, तो देखो वो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर आ गई, प्रॉब्लम आ गई है, उसने कुछ बोला आपने कुछ सुना, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, तो ठीक है, तो वही है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स। देखो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा मतलब आपके लेवल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आ जाता है। जो लो लेवल के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं
और जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि देखो एक इंसान दूसरे इंसान तक बात पहुंचाएगा, ठीक है, जो आपका सबसे लोअर लेवल है वो तो अपने से थोड़ी अपर रैंक वाले तक काफ़ी ज़्यादा देखो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो मैसेज टॉप लेवल तक जाते जाते मैसेज ही कुछ और बन जाता है। जो लो लेवल वाले थे उन्होंने कुछ और मैसेज बताना चाहा था, लेकिन मतलब इतनी मल्टीप्लिसिटी के कारण वो मैसेज कुछ और ही आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलना कुछ चाहते थे और टॉप लेवल वालों ने कुछ और समझ लिया, ठीक है। अब सेकंड आपका जो बैरियर आ जाता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर, जिसको हम सेमेंटिक बैरियर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखो जैसे कभी कभी सेंडर है उसकी लैंग्वेज कुछ और है, ठीक है, उसको हिंदी आती है, और जो आपका रिसीवर है वो हिंदी नहीं समझता, उसको बंगाली आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब थर्ड टाइप का आपका बैरियर आता है वो होता है स्टेटस बैरियर। इसमें देखो स्टेटस बीच में आ जाता है। कई बार देखो जो अगर लो लेवल मैनेजमेंट के पास कोई भी आइडिया होता है, किसी सबऑर्डिनेट के पास सपोज करो कोई आइडिया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए, बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे देखो वो सोचता है कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ, पता नहीं जो टॉप लेवल वाले लोग हैं वो मेरी बात पे मानेंगे भी, विश्वास करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि देखो उसकी पोजीशन अभी बहुत छोटी है, बहुत कम रैंक है उसका, ठीक है, स्टेटस अभी उसका इतना नहीं है, तो उसको ऐसा फील होता है। और कई बार ऐसा होता है कि देखो टॉप लेवल वाले जो लोग होते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, CEO हो गए, ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि इनको क्या ही पता होगा, इनसे मैं क्या ही पूछूं, या फिर ये लोग मेरे को क्या ही सजेशन दे सकते हैं, वो अपने स्टेटस को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस भी कई बार एज अ बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और फोर्थ आता है आपका फिजिकल डिस्टेंस एज अ बैरियर। फिजिकल डिस्टेंस भी बैरियर हो सकता है, क्योंकि देखो आपको अगर आपकी कई सारी ब्रांचेज है, ठीक है, तो आपको दूसरी ब्रांच के साथ कम्युनिकेट करना है, तो फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और नेटवर्क अगर नहीं है देखो तो आप मोबाइल पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, दूर है तो आप जा भी नहीं सकते हो इतने जल्दी, ठीक है। तो फिजिकल डिस्टेंस भी कई बार बैरियर में आ जाता है आपका, जब आपको डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब लास्ट आता है आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें देखो कई बार क्या होता है, अगर किसी पर्सन का मूड ऑफ है, उसका कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और उसको आप कोई बात उस टाइम समझा रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप मैनेजर हो, आप अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम सिखा रहे हो या बता रहे हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और उस सबऑर्डिनेट को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो डिप्रेशन में है या उसको किसी भी टाइप की इमोशनल स्ट्रेस हो रखा है, ठीक है, तो वो आपकी बात को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो इमोशनली डाउन है, ठीक है, उसकी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैनेजर ने तो अपनी बात बोल दी, ठीक है, उसको लगा भाई इसने खड़ा तो है, सारी बातें सुन ली, अब जो सबऑर्डिनेट था उसका वो मेंटली एब्सेंट था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं सुना और काम जाके कुछ और गड़बड़ कर दी, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स यही होते हैं आपके, ठीक है। तो ये थे आपके सारे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है देखो इंडिविजुअल्स या ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, उसमें यूनिटी लाना, ठीक है, यही मतलब होता है आपका कोऑर्डिनेशन का। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग सारे जो भी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है, या फिर जो भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ग्रुप्स में यूनिटी ऑफ एक्शन को लाना, ठीक है, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाना। सब देखो अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका अपना अलग अलग पर्पस चल रहा होता है, लेकिन उन सब के जो भी एफर्ट्स है, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूनिटी लाना उसमें, ठीक है, ये काम होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका हार्मोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। मतलब देखो मैनेजमेंट में सिर्फ जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको लाना ही काम नहीं होता, ठीक है, जो भी लोग काम करें, जो भी ग्रुप एफर्ट्स उसमें डाले जा रहे हैं उस काम को करने के लिए, उन सबको यूनिटी लाना, उन सबको एक साथ लाना और सबका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ध्यान डालना, ठीक है, ये होता है हमारा हार्मोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड आता है आपका यूनिटी ऑफ एक्शन। वही की काम में यूनिटी लानी है, ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, सबको जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करना होता है, ठीक है।
ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड आता है आपका परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। देखो हर एम्प्लॉय के अपने गोल्स होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, एटीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन उन सबको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है अपने लिए। तो वो अपने लिए तो अचीव करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही में उनको अच्छे से वर्क करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यही होता है हमारा परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस की एक कॉमन पर्पस के लिए जो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको एक कॉमन पर्पस दिया जाए, ठीक है। आपका फोर्थ आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन देखो ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया, ठीक है, एक बार सबको मिला के ग्रुप एफर्ट्स डाल के आपने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लिया, उसके बाद आप छोड़ दोगे कोऑर्डिनेशन को, तो ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगी तब तक वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, छोटी बड़ी, ठीक है, कोई भी फर्म हो, हर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोऑर्डिनेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखना, ठीक है, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा यूनिट, और इस यूनिट से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने जो भी पढ़ा है एक बार अच्छे से याद कर लेना है, एक बार रिवाइज़ कर लेना अपनी बुक से, ठीक है, जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप बुक से एक बार पढ़ लेना। एग्ज़ाम्स में आपको लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आपको इन टॉपिक्स में से तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।